वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा लेक्चर है स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट इज फिजिक्स। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.9। ओके, ध्यान से देखना, इजी है बट थोड़ा लेंथी है। ओके, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर क्या कहा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर, पॉइंट्स पे। कौन से पॉइंट्स पे, ए बी एंड सी पॉइंट्स पे। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण फाइंड करना है। तो ए हमें सिस्टम दे रखी है, तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास टू चार्जेस है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। तो पॉइंट ए, बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो ये दोनों चार्जेस के कारण करना है। यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन होगा, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो टू चार्जेस के कारण होता है। यानी किसी भी पॉइंट पे टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवेलेबल होंगे, तो वहां दोनों का एडिशन करके हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए के पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले केस नंबर 1 बोलो, किसके लिए, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। ओके, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितने प्रोड्यूस होंगे, टू। कौन से, ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2। चलो, Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है। Q1 के कारण पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको मैं बोलूंगा E1A। E1A का मीनिंग समझिए, E1A का मीनिंग है ड्यू टू चार्ज Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। Q1 इज पॉजिटिव, इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब ये Q2 है, तो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोलूंगा E2A। E2A का मीनिंग है चार्ज Q2 के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव होगा। क्लियर। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, टू। दोनों की डायरेक्शन हमने देख ली, ध्यान से देखा, पता चला दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम E1A एंड E2A कितना है वो निकालेंगे। चलो, तो E1A कितना है, तो ये किसके कारण है, Q1 के कारण। तो Q1 हमारा कौन सा चार्ज कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा। तो अब E1A का इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन KQ/R²। तो KQ1, R किसका लेना है, Q1 से A का डिस्टेंस लेना है। अब Q1 से A का जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं R1A बोल देता हूं, एंड Q2 से A का जो डिस्टेंस आएगा उसको R2A बोल देता है। तो यहां पे इक्वेशन आएगा R1A का स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द डेटा। वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹। वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम, यानी मैं यहां पे कूलम नहीं लिख रहा, 10⁻⁸। एंड व्हाट इज द R1A, Q1 से A का डिस्टेंस 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, उसका स्क्वायर। अब मैंने इसका जो आंसर है वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन वीडियो में नहीं करवा सकता,
ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो आप यहां देख सकते हो डायरेक्शन कौन सी है। ये जो डायरेक्शन है मैं उसको बोल सकता हूं Q1 से Q2 चार्ज की डायरेक्शन। क्या बोल सकता हूं? Q1 से Q2 चार्ज की डायरेक्शन। तो यहां पे मैं उसकी डायरेक्शन लिख सकता हूं Q1 टू Q2, ओके, Q1 टू Q2। ये कौन सी डायरेक्शन में है? Q1 से Q2 की डायरेक्शन में है। तो इसके डायरेक्शन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, Q1 से लेके Q2 की डायरेक्शन के अंदर है। बोलो क्लियर? ओके। या फिर इसको कोई बंदा ऐसा बोलता है, सर मुझे इसको दूसरी मेथड से लिखना है। कैसे लिखेंगे? B है, A है, तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर BA। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, देयर इज नो वरी अबाउट इट। ओके, चलो नाउ E2A। E2A का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट A। चलो इक्वेशन K Q2, Q2 से पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है? R2A। तो यहां पे R2A का स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द डेटा। 9 इंटू 10⁹। यहां पे तो वैल्यू है, तो वैल्यू के लिए मैं माइनस को कंसीडर नहीं करूंगा, तो यहां चार्ज की वैल्यू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.05 उसका स्क्वायर। चलो क्लियर? अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर जैसा है वैसा ही यहां नीचे, तो 3.6 इंटू 10⁴। चलो ए बी डायरेक्शन कौन सी है? तो नाउ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर BA। बोलो क्लियर? ओके, अब बोलो पॉइंट A पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल थे? दो। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली दोनों वैल्यू का एडिशन करके निकाल सकता हूं। फोर्स के अंदर मैंने ये सब सिखाया हुआ है। तो अब EA इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, और डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा लिखना है, दिस इज द वेक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज द वेक्टर एडिशन। बट यहां पे दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मोड ऑफ EA इज इक्वल टू E1A प्लस E2A। अब E1A एंड E2A कितना है? 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3.6 इंटू 10⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं, बोलो कितना होगा? 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो ऊपर है वही आप लिख सकते हैं, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2 और B टू A। ओके, पॉइंट A पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया। पॉइंट A पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया। अब किसकी बारी? पॉइंट B। चलो तो नाउ केस 2। ओके, मैं यहां पे 2 पार्टीशन कर लेता हूं, कोई बात नहीं चलेगा। देखो केस 2, तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केस 2 में क्या फाइंड करेंगे? एट पॉइंट B। चलो एट पॉइंट B फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहले पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्रोड्यूस करेगा एंड Q2 भी प्रोड्यूस करेगा। अब 1 and 2 बोथ आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, तो A हो जाएगा E1B। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव जाएगा, E2B। सिंपल। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शो कर लिए। अब मैं बारी बारी से इनकी वैल्यू निकालूंगा। तो E1B, तो K Q1। अब 1 से B का डिस्टेंस निकालना है, 1 से AB का जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं बोल सकता हूं R1B। बोलो, तो यहां पे
मैं लिखूंगा r1b का स्क्वायर, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बोलो डिस्टेंस कितना है, q1 से b का डिस्टेंस 0.05, तो a है मेरा 0.05, उसका स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सेम वे यहां पे जितना आया था उतना ही 3.6 इंटू 10⁻⁴, तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। चलो इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, तो देखो a से b की डायरेक्शन में है, तो इट इज इन द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन a टू b, तो इसकी डायरेक्शन कहां है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ab, वेक्टर ab की डायरेक्शन में। बोलो क्लियर। अब किसकी बारी, e टू b, q2 के कारण जो प्रोड्यूस होता है उसकी बारी। चलो इक्वेशन आएगा k q2, चलो q2 से डिस्टेंस, अब q2 से डिस्टेंस कितना है, तो a रहा q2, q2 से पॉइंट b का डिस्टेंस a हो जाएगा। नाउ दिस इज द r2b, अभी कितना होगा 0.05, 0.05, 0.05, तो a हो जाएगा 0.15 मीटर। ओके, नाउ दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट q टू b, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, r2b का स्क्वायर, q की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज द 10⁻⁻8, एंड नाउ 0.15 का स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो है 4 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, देख सकते हो आप, नेगेटिव है, टुवर्ड्स द नेगेटिव। टुवर्ड्स द नेगेटिव का मीनिंग है वो नेगेटिव की ही साइड जाएगी। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन के साइड जाती है तो उसकी डायरेक्शन b से a की डायरेक्शन में है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ BA। ओके, अब यहां पे देखो E1b एंड E2b दोनों सेम नहीं है, सेकंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे, हायर वैल्यू में से जो लो वैल्यू उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल, आप यहां देख लो, तो E1b की वैल्यू निकाल देता हूं, ध्यान से देखो, E1b बोलो कितना हो जाएगा 36000 न्यूटन पर कूलम, एंड E2b कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन पर कूलम। ओके, देख सकते हो इजीली, डायरेक्टली यहां से भी पता चल सकता है Q1 चार्ज एंड Q2 दोनों की चार्ज वैल्यू सेम है। Q1 से पॉइंट पास में है, Q2 से पॉइंट दूर है, तो जितना पॉइंट दूर जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी Q2 के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा एंड Q1 के कारण जो प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, बोलो क्या देख सकते हैं, E1b इज ग्रेटर देन E2b। क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1b प्लस E2b, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट मैं अब दोनों अपोजिट है तो मैं रिजल्टेंट निकालने की मेथड जानता हूं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, तो E1b में से मैं E2b को माइनस कर रहा हूं, तो E1b कितना है 36000 माइनस है 4000, तो हमारा रिजल्ट आएगा 32000। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, बात खत्म। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो मेरा रिजल्टेंट हुआ, तो इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूं, तो ध्यान से देखो, ये रिजल्टेंट हुआ तो इसकी डायरेक्शन कौन सी, ऑब्वियसली बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा कौन है, E1b। तो E1b की डायरेक्शन कौन सी है, A टू B, तो ऑलवेज A टू B की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो EB इज इन द डायरेक्शन ऑफ AB।
चलो क्लियर। तो हमने वैल्यू भी निकाल ली और डायरेक्शन भी निकाल ली। केस 2 यहां पे कंप्लीट हुआ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट केस 3 एट पॉइंट सी। ओके, अब पॉइंट सी पे बहुत ध्यान से देखो। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 एंड Q2, Q1 हमारा पॉजिटिव है तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1C है। Q2 हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाएगा तो ये हमारा E2C है। तो E1C एंड E2C हमें दोनों मिल गए। अब हमें दोनों यहां पे मिल गए तो एक बार उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E1C, चलो E1C की वैल्यू कितनी होगी? तो E1C की वैल्यू होगी K Q1 और R1C। तो एक Q1 से C का डिस्टेंस होगा वो R1C, Q2 से C का डिस्टेंस होगा वो मेरा होगा R2C। चलो K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻8। R1C की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी तो इसकी जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻³ है। तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ E2C KQ2 R2C का स्क्वायर। चलो यहां पे 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻8। चलो Q2 से C का डिस्टेंस 0.1 और उसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम होगी। अब बोलेंगे सर अब इसकी डायरेक्शन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैं बना नहीं सकता, तो मुझे जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहां पे दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। अब यहां पे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है तो उसके हिसाब से मैं यहां जो डायरेक्शन लिखूंगा वो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उसी की डायरेक्शन में लिखूंगा। तो यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, हियर E1C and E2C both are same. Okay, E1C and E2C both are equal. दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो होगा क्या? तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर यहां दोनों के सेंटर में निकलेगा। कब? जब दोनों नहीं तो इसके जैसे एक डायरेक्शन में है, दोनों नहीं तो इसके जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। जब भी दोनों के बीच में एंगल बनेगा, जब यहां दोनों के बीच में एंगल बनेगा तो क्या होगा? तो जब भी दोनों के बीच में एंगल बनेगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो दोनों के सेंटर में आएगा। अदरवाइज जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके साथ बनने वाला एंगल छोटा होगा, जिसकी वैल्यू कम है उसके साथ बनने वाला एंगल बड़ा होगा। यानी ये जो रिजल्टेंट है वो किससे नजदीक होगा, किससे पास होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके पास रहेगा। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए EC दोनों के मिड पॉइंट में से पास होगा, दोनों के सेंटर में से पास होगा। अब ये हमारा जो ट्राइंगल है 0.1 mm 0.1 mm 0.05 0.05 को मिला दो तो ये भी 0.1 हो जाएगा। यानी कि ए ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ए ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसके सभी एंगल्स सेम रहेंगे, यानी ए एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। अगर ए एंगल 60 डिग्री का है तो इसका दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो होगा वो 120 का बनेगा। तो यहां पे अब हो सकता है हमारे पास रिजल्टेंट EC इज इक्वल टू E1C प्लस E2C। बट यहां पे इसके जैसे डायरेक्ट एडिशन एंड डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों की वैल्यू का एडिशन, ऑपोजिट थे दोनों की वैल्यू का सब्सट्रैक्शन। बट यहां पे दोनों नहीं तो एक ही डायरेक्शन में नहीं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। जब भी दोनों के बीच में एंगल बनेगा,
अब वो एंगल 0 या 180 नहीं होगा, तब मुझे इसके लिए एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं इसी वैल्यू निकालने का इक्वेशन है E1c का स्क्वायर E2c का स्क्वायर 2E1c E2c cos थीटा। चलो थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, तो यहां पे हमारा थीटा कितना होगा 120। चलो क्लियर। चलो cos 120 हम साइड में निकाल लेते हैं, तो यहां पे cos 120 कितना होगा, तो cos 120 को कैसे निकालेंगे, तो cos 90 प्लस 30 हो जाएगा। cos 90 प्लस 30 यानी ये 90 है, तो cos को हम क्या लिखेंगे, sin लिखेंगे। अब ये sin 30 हो गया। 90 प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज 90 180, 90 प्लस यानी क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड। ऑल STC, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे हमारे पास cos है, तो ये क्या आएगा माइनस साइन 30। तो अब मैं cos 120 की जगह माइनस साइन 30 लिख सकता हूं। एंड दूसरा E1c and E2c बोथ आर सेम, E1c and E2c बोथ आर सेम, तो दोनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे EC इज इक्वल टू मैं लिखूंगा E1c का स्क्वायर, इसको भी E1c का स्क्वायर 2E1c E1c एंड cos ये जो 120 बनने वाला है, तो यहां पे मैं एंगल डायरेक्ट लिख सकता हूं 120। अब उसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस साइन 30। बोलो क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करो। बोलो EC, ओके, बोलो E1c यानी 2E1c का स्क्वायर। ओके, अब साइन 30 माइनस है, तो यहां पे माइनस, इसको लिख सकता हूं 2E1c का स्क्वायर एंड साइन 30 को लिखेंगे 1/2, 2 कैंसल, तो EC इज इक्वल टू 2E1c का स्क्वायर माइनस E1c का स्क्वायर, EC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1c का स्क्वायर, देन EC इज इक्वल टू E1c। बोलो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां पे EC की वैल्यू E1c जितनी आई, अब E1c की जो वैल्यू है बोलो वो कितनी आएगी, तो E1c की वैल्यू है मेरे पास, बोलो कितनी आएगी 9 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी है मेरे पास, तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो मुझे EC की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। अब EC की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया, अगर दोनों सेम है तो उसकी डायरेक्शन सेंटर से जाएगी, यानी कि ये पूरा 120 है, तो ये कहां जाएगा 60। बोलो क्लियर है। अगर ये 60 जाएगा तो इसकी A डायरेक्शन जो है वो बोलो B से A की डायरेक्शन में ही होगी, A एंड A B से A की डायरेक्शन में होगी, तो इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं, तो इसकी डायरेक्शन लिख देता हूं, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर EA। खत्म। तो A हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई एंड उसकी डायरेक्शन में मिल गई। यहां सबसे बड़ी बात है cos 120 की वैल्यू को लिखना, उसकी वैल्यू को लिखने के बाद एकदम से इजीली हो जाएगा। A इजी है, A भी इजी है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन समझने का है, बट जो रूल्स फोर्स में लागू पड़ता है, यानी यहां पर भी वही रूल्स लागू पड़ेंगे। चलो क्लियर है, ओके डन।